चुनाव एक, सवाल अनेक। एक देश एक चुनाव असंभव है। एक चुनाव पर घमासान। मैं मानता हूं एक अच्छा प्रयास है और इस प्रयास के साथ कौन हैरान, कौन परेशान। बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा? वन नेशन वन इलेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक देश एक चुनाव को लेकर सियासत हो रही है देश में। सबसे पहले इसी से जुड़ी बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार एक देश एक चुनाव का विरोध कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि एक देश में 5 साल में 20 चुनाव होने चाहिए, यानी साल में 4 चुनाव। इसकी वजह केजरीवाल ने यह बताई है कि अगर 5 साल में एक बार चुनाव होंगे तो नेता 5 साल में एक बार वोट मांगने आएंगे और तब महंगाई बेकाबू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 साल में गैस के सिलेंडर 5,000 रुपए में मिलेगा, टमाटर 1,500 रुपए में मिलेगा। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अभी वन नेशन वन इलेक्शन कह रहे हैं, बाद में कहेंगे वन नेशन नो इलेक्शन। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा है अरविंद केजरीवाल ने। हमारे देश में हर छठे महीने चुनाव होते हैं, तो मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। हर छठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा। ये सोचो, 5,000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारे। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, ये 1,500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। मेरी तो मांग है वन नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होना चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होगा, कम से कम ये कुछ तो देके जाएंगे, है कि नहीं है? नहीं तो ये शक्ल नहीं दिखाएंगे अपनी। 5 साल शक्ल नहीं दिखाएंगे। ये घूमेंगे पूरी दुनिया में घूमते फिरेंगे, हमारे को शक्ल नहीं दिखाएंगे। ये इंडिया में तो 5 साल बाद ही आएंगे फिर ये। तो वन नेशन हर साल 4 बार चुनाव, हर 3 महीने में चुनाव होने चाहिए। एक देश 20 चुनाव, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। बहरहाल एक देश एक चुनाव पर सियासी बिसात बिछी हुई है। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। कांग्रेस दलील दे रही है कि एक देश एक चुनाव देश के संघीय ढांचे पर चोट है। इस बीच सरकार ने लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा, नगरपालिका, पंचायत चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाशने के लिए कमेटी बनाई। कमेटी में 8 सदस्य हैं। सबसे पहले दिखाते हैं आपको कमेटी में कौन कौन है। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनके अलावा गृहमंत्री अमित शाह को इसमें शामिल किया गया है। इसमें अधीर रंजन चौधरी का भी नाम है, लेकिन उन्होंने कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया। गुलाम नबी आजाद कमेटी के सदस्य बनाए गए। इन 4 के अलावा कमेटी में एनके सिंह हैं, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे। कमेटी में संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप भी हैं। कमेटी में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे हैं। साथ ही इसमें पूर्व सीवीसी संजय कोठारी को भी रखा गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कमेटी क्या करेगी। दरअसल ये कमेटी लोकसभा से लेकर पंचायत चुनावों के एक साथ कराने की संभावना को तलाशेगी। जरूरी कानूनों में संशोधन की सिफारिश करेगी। एक साथ चुनाव के लिए फ्रेमवर्क और जो समय सीमा है उसकी भी सिफारिश करेगी। लेकिन एक देश और एक चुनाव की कवायद को लेकर विपक्ष की अपनी दलीलें हैं। कांग्रेस ने संघीय ढांचे पर हमला बताया है। एक एक कर हम आपको दिखा रहे हैं तमाम हमले। हमला नंबर 1, संघीय ढांचे पर यह चोट है, अलोकतांत्रिक है, अव्यवहारिक है, ये कहना है टीएमसी का। अरविंद केजरीवाल महंगाई से जोड़ रहे हैं। डीएमके इसे तानाशाही बता रही है। उमर अब्दुल्ला को डर है क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन ये सरकार कहेगी वन नेशन नो इलेक्शन। ओवैसी को डर है कि बहुदलीय लोकतंत्र देश में खत्म हो जाएगा। तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव पर तलवारें तन गई हैं। विपक्ष ने इनकार कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी में शामिल नहीं होंगे अधीर रंजन चौधरी। लॉ मिनिस्ट्री ने 2 दिन पहले कमेटी के सदस्यों की लिस्ट जारी की थी, तो अधीर रंजन चौधरी ने वापस चिट्ठी लिख देश के गृह मंत्री अमित शाह को बता दिया कि वो 8 सदस्यीय कमेटी के सदस्य होना मंजूर नहीं करते। लिखा, समिति में काम करने से इनकार करने में मुझे कोई झिझक नहीं, मुझे डर है ये पूरी तरह से धोखा है। ये वन नेशन वन इलेक्शन आप जो सोच रहे हैं, सारे कागजात मेरे पास भेजिए। कागजात देखने के बाद मैं अपना
विचार रखूंगा और उस समय आपको मैं जानकारी दे दूंगा। चुनावों में कितना समय देश का जाता है, हर वर्ष कितना समय लगता है, और अगर वो सही समय सही दिशा में लगाया जाए, देश के विकास के लिए लगाया जाए, तो देश को लाभ मिलेगा। हजारों करोड़ रुपए चुनाव करवाने में खर्च होते हैं, सरकार के भी और लड़ने वालों के भी। अगर एक ही समय पे होते हैं तो उसमें बहुत बचत होगी। एक देश एक चुनाव पर बनी कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कानून मंत्रालय के उच्च अफसरों ने विस्तार से जानकारी दी। इस कमेटी को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की संभावना पर एक्शन प्लान बनाना है। पूर्व राष्ट्रपति की कमेटी को अध्ययन कर सिफारिशें देनी है। सरकार ने 8 लोगों की कमेटी बनाई, जिसमें अधीर रंजन चौधरी ने शामिल होने से पहले ही इनकार कर दिया है। कानून सचिव नितिन चंद्रा ने रविवार को कोविंद से मुलाकात की थी। इसी साल के आखिरी में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव है, जबकि अगले साल लोकसभा चुनाव है। 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में ही एक देश एक चुनाव बिल पेश होने की अटकलों के बीच इस कमेटी के लिए रिपोर्ट देने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। इसी कमेटी के सदस्य हरीश साल्वे ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि कमेटी का जोर किन मुद्दों पर होगा। Exigencies and the efficiencies, cost and administrative of having coordinated elections versus the present situation in which we are in a constant state of elections. The second will be the legal and constitutional angle as to whether there are any bars or impediments. I mean, as we all know, the only problem is caused really by midterm dissolutions, and then the whole calendar goes awry. Because once you're out of sync, you're always out of sync. So can we have a shorter term elections? Can we have elections only for interregnums? Can we, or is it necessary to have elections? My personal view has been for, and I have been public about it, vocal about it. इस बीच सरकार और विपक्ष में एक देश एक चुनाव पर घमासान छिड़ गया है। कुछ विपक्षी नेताओं को ये धोखा लग रहा है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री नाराज हैं कि उनकी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन डीएमके से किसी को शामिल क्यों नहीं किया गया। नेशन वन इलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारा तो सरकारी खर्चा बचता है। उसके अतिरिक्त जो सारा साल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है और सारे काम रुके रहते हैं, उन कामों में गति आएगी, देश और ज्यादा गति से आगे बढ़ेगा। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन के बनने के बाद जो घबराहट है, उसके कारण एक नकली बहस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर चलाई जा रही है, और कहीं ना कहीं अडानी के करप्शन से ध्यान हटाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। Elections are expensive and lot of money, funds, time, energy goes, and many things get to be stopped because a few months in run up to election you can't do this. The election commission will not give you permission, etc., etc. इंडिया गठबंधन ने मुंबई मंथन में भी एक देश एक चुनाव का विरोध करने का फैसला किया था। उनका आरोप है कि सरकार देश के संघीय ढांचे को खत्म करना चाहती है। मैं देख रहा हूं कल से ये बीजेपी वालों ने नया शगुफा छोड़ा है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन। अरे हमको क्या मिलेगा वन इलेक्शन की, 10 इलेक्शन की, 12 इलेक्शन? बताओ आम आदमी को कुछ मिलेगा वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? तो 2/3 बहुमत से पार्लियामेंट पास करे, 50% विधानसभाएं पारित करे, और उसके अंदर फिर समय भी इलेक्शन कमीशन को चाहिए होगा। पर मैं मानता हूं एक अच्छा प्रयास है और इस प्रयास के साथ वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव असंभव है बिना संविधान संशोधन के। संविधान का संशोधन होना जरूरी है। संविधान संशोधन के लिए आम सहमति की जरूरत बनती है, तो ये सब बाद में देखा जाएगा। अभी तो ये एक समिति का गठन हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन इज अ डाइवर्जन फ्रॉम द इंडिया अलायंस। They are scared. वहीं आरएसएस ने एक देश एक चुनाव को देश हित में बताया, कहा इससे शांति और विकास को गति मिलेगी। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता, शायद दुनिया का अब तक अव्वल देश बन चुका होता। इसलिए अब एक समय आ गया है कि इसको एक वॉलंटरली सबने त्योहार मानकर वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में काम करना चाहिए।
एक देश एक चुनाव से देश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी हो सकती है, लेकिन विपक्ष इस पर उल्टा मुड़कर खड़ा हो गया है और कमेटी अपना काम कर रही है। आज तक ब्यूरो। आइए आपका परिचय खास मेहमानों से कराते हैं। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैस्मिन शाह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, ब्रजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी, अजित पवार गुट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी को जरा स्क्रीन के बीचों बीच दिखाइए और अखिलेश जी की पार्टी ने जितने हमले किए हैं इंडिया गठबंधन ने, मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से। प्रेम शुक्ला जी पर आरोप है, ये सब वही झेलें इसको और जवाब भी वही देंगे। संघीय ढांचे पर हमला, कांग्रेस का आरोप। हमला नंबर 2 ममता बनर्जी का अलोकतांत्रिक है, अव्यवहारिक है। नंबर 3 अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं महंगाई बेलगाम होगी। एमके स्टालिन कह रहे हैं ये तानाशाही है आप लोगों की। संघीय ढांचे पर चोट कहा जा रहा है, क्षेत्रीय पार्टियां खत्म होगी। एक दिन आप कहेंगे, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं 1 नेशन नो इलेक्शन, और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं बहुदलीय लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं आप देश में। 6 आरोप, जवाब दीजिए सब पर। अंजना जी कृपा करके मुझे बताइए कि 1952, 1957, 1962, 1967 में इस देश का संघीय लोकतंत्र क्या जो है खतरे में था? क्या तानाशाही चल रही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की और श्रीमती इंदिरा गांधी की? क्या जो है अतिरिक्त खर्चों के कारण जो है महंगाई बहुत बढ़ गई थी उस जमाने में कि 1952 से 1967, 1972 तक सबसे अधिक महंगाई इस देश में रही हो? ऐसा दृश्य था क्या? क्या जो है छोटे दल सर्वदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली जो है वो 1952, 57, 62, 67 जब एक देश एक चुनाव हुए थे तब इस देश में बहुदलीय प्रणाली नहीं थी क्या? तब बहुदलीय प्रणाली भी थी, लोकतंत्र स्वस्थ भी था, महंगाई नियंत्रण में भी थी, महंगाई कोई बेतहाशा बढ़ गई हो ऐसी स्थिति नहीं थी। तो किस बात को लेकर भ्रम इनको पैदा? निर्वाचन आयोग ने खुद 1983 में रेकमेंड किया था, तब तो जो है इंडिया अलायंस बनने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता था। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 5 साल आप गायब हो जाएंगे। अभी तो आपको राज्यों के चुनाव में भी जाना होता है, लोग महंगाई पर प्रश्न पूछते हैं। वो कह रहे हैं कि कीमत सुनी ना आपने? हम तो कभी नहीं गायब होते। 1500 रुपए हम तो कभी नहीं गायब होते। हाँ, अरविंद केजरीवाल गायब हो जाएंगे, अरविंद केजरीवाल गायब हो जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मंत्रालय में कब बैठते हैं? उनकी विधानसभा का तो सत्रावसान ही नहीं होता है, उनकी मर्जी में आज सत्र बुला लिया। अरविंद केजरीवाल के लिए संकट हो सकता है, लेकिन इस देश की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए यह जो है वरदान होगा। बारंबार चुनाव इस देश के लिए निश्चित तौर पर अभिशाप। अगर 60,000 करोड़ रुपए 2019 के चुनाव में खर्च हुए, और ये 60,000 करोड़ रुपए जो हैं ये तो कई प्रदेशों के बजट से अधिक है, वार्षिक बजट से अधिक है। पहला जो चुनाव हुआ था 11 करोड़ रुपए से कम खर्चा हुआ था, जबकि पीरियड बहुत लंबा था। तो अगर इस देश में हर वर्ष जो 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों में जो निकायों के अलग अलग चुनाव हो रहे हैं और उन राज्यों में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, ऐसे में अगर ये सारे चुनाव इकट्ठे हो जाए तो देश को घाटा कैसे हो जाएगा? महंगाई तो कैसे शूट हो जाएगी? उल्टा महंगाई नियंत्रित होगी, क्योंकि मुद्रास्फीति की दर नियंत्रित होगी, क्योंकि फिजूल खर्ची नियंत्रित होगी। तो फिजूल खर्ची नियंत्रित होने से, मुद्रास्फीति की दर नियंत्रित होने से महंगाई बढ़ जाती है। ये अरविंद केजरीवाल जैसा ही विशिष्ट अर्थवेत्ता ही इस तरह की भविष्यवाणी कर सकता है। इसका जवाब देंगे जैस्मिन शाह बैठे हुए हैं, लेकिन उससे पहले अखिलेश जी आपके पास आते हुए, अब तो आप लोग साथी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इंडिया गठबंधन में, लेकिन ये बताइए कि क्या मतलब, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी के भी कई नेताओं ने समर्थन किया था, क्या चुनाव के एन पहले आ रहा है? आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी इतने विरोध में आज खड़ी हो गई है? अधीर बाबू ने कमेटी तक ज्वाइन नहीं किया, कम से कम बातचीत तो होती। जब डूबने लगी मोदी जी की नाव, तब चिल्ला चिल्ला के कहने लगे एक देश एक चुनाव। 10 साल तक नहीं ख्याल आया आपको? ये ख्याल इतना लाभदायक बता रहे हैं हमारे प्रवक्ता बीजेपी के, तब 10 साल तक ये लाभदायक चीजें नहीं ख्याल आया, क्योंकि आपको कुछ बताने के लिए इस देश में 10 साल नहीं है। आपके 10 साल इस देश के बर्बाद दशक के रूप में जाने जाएंगे, और आपने 10 वर्षों तक सिर्फ जनता का ध्यान भटाने के लिए इधर उधर की बातें करते रहे। एक व्हाट्सएप आ जाएगा, उस पर कूद पड़ेंगे, उसके कसीदे करने शुरू कर देंगे, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कृषि बिल हो, चाहे तमाम चीजें हैं।
अरे इस देश का प्रधानमंत्री तो कभी प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए काम ही नहीं किया, सिर्फ प्रोपेगेंडा मंत्री। एक वोटर लिस्ट तो बन नहीं पाई इस देश में। आप लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक व्यवस्थाएं हैं। कोई क्या ग्राम प्रधान का अगर मिड टर्म पोल होगा तो क्या लोकसभा का भी पोल होगा, विधानसभा का भी रिपोल होगा? आप परफॉर्म तो कर नहीं पा रहे हैं, किसी समस्या का निराकरण कर नहीं पा रहे हैं। हिंदुस्तान से लगा है दुनिया में आपके चीचा लेदर हो रही है, आपके मित्रों के पोल खुल रहे हैं, दुनिया में बदनामी हो रही है, और आप यहां वहां की बातें कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले साहब ने ही आप लोगों ने बड़े जोर शोर से बताया कि कॉमन सिविल कोड, खूब बहस हुई, बड़े गुण बताए गए, लेकिन पता लगा कि वो नुकसानदायक है, वो ठंडे बस्ते में चला गया। उसके बाद एक दिन साहब ने बोला कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, वो भी उल्टा पड़ गया, वो ठंडे बस्ते में चला गया। राज पे राज हारते जा रहे हैं, तो एक नया ले आओ। अब एक नया लेके आए हैं, ताकत के बल पे कृषि कानून बना तो लिया था आपने, अंग्रेज भी बना लेते थे, उसी को काला कानून कहा जाता था। लेकिन जो नेचुरल लॉ ना, ये जो नैसर्गिक न्याय नहीं है, तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। ये भी उसी तरह से है, असंभव सी चीज है, आपको भी पता है। लेकिन टाइम काटने के लिए, अपने विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए आप बताते रहेंगे। कल आप कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन चैनल, एक ही चैनल भी होना चाहिए, आप ये भी कह सकते हैं, कोई आपका ठिकाना नहीं है। फिर कहेंगे आप वन नेशन वन इंडस्ट्रीज ही रहेगा, हमारे मित्र का नाम कोई दूसरा इंडस्ट्रीज भी नहीं रहेगा। फिर आप कहेंगे वन नेशन एक रिलीजन भी रहेगा, फिर कहेंगे एक जाति भी रहेगी, वन नेशन वन कास्ट रहेगा। कल आप फिर जो आपकी मंशा है तानाशाही सोच वाली, कह देंगे वन नेशन नो स्टेट वन स्टेट। तो ये किस तरफ ले जा रहे हैं आप देश को? ये काम करिए, परफॉर्म करिए, हार जीत लगी रहती है। अखिलेश जी, 10 साल बहुत होते हैं। अखिलेश जी, कमिटी से क्यों अधीर रंजन बाबू ने किनारा कर लिया? अगर एक देश एक चुनाव, अगर तमाम कमेटियां तो बनी हैं, पर कमेटी का हिस्सा ही नहीं बनेंगे, फिर सुनिए तो आप, मैं समझ गई आपकी सारी बात, बट अखिलेश बाबू थोड़ा सुनिए भी। सवाल ये है ना कि आप लोग हमेशा कहते हैं कि हमसे चर्चा नहीं की, पहले भी यही बोला, अधीर बाबू ने भी यही बोला था कि विपक्ष से बात नहीं करते। जब विपक्ष के बड़े नेता को शामिल करते हैं कमेटी में, तो आप लोग उससे किनारा कर लेते हैं। ये तो फिर वो बात हो गई ना कि आप गलत, आप जी मैं जवाब दे रहा हूं, आप गलत व्याख्या कर रही हैं। अच्छा, सब कुछ घोषित कर दिया, तब आप लोगों को पता लग रहा है कि होने वाला है। कहाँ ये घोषित कौन सी चर्चा होती है? ये कौन सी राय? ये अरे जब आपने कमेटी घोषित कर दी, सारा अपना मंतव्य घोषित कर दिया, कृषि कानून को लाए, पूरी सरकार उतर गई 1.5 साल तक, उसके बाद वापस लिया, और फिर उसके बाद एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का क्या हुआ? क्या हो रहा है अंजना जी? कितनी बार बैठक हुई? साल भर से ऊपर हो गई, उस कमेटी का 8-10 महीने से ऊपर हो गए। क्या कर रहे हैं ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इवेंट प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट करते हैं। अरे आपके पास कुछ है ही नहीं है कहने को। कल आप कह दें कि वन नेशन वन पार्टी। हाँ, ये तो अभी आपने बोला था अखिलेश जी, ये सब बोला था अभी आपने, ये वाला हो गया एक बार, वन नेशन दोबारा इसलिए जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद इसलिए कहना पड़ रहा है कि आपने जो दलील दी थी वो बहुत माकूल नहीं थी। जवाब वो कह रहे हैं धीरे धीरे आप देश को वन नेशन वन पार्टी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं वन नेशन नो इलेक्शन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। छोटा सा जवाब देखिए, जब कोई निर्वाचन के लिए ही उसमें रिफॉर्म ला रहा है तो निर्वाचन नहीं जाएगा। ये जो है शेख चिल्लियों के अतिरिक्त कोई इस तरह का जो है निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। दूसरी बात, इस देश को वन नेशन वन पार्टी करने का प्रयास अखिलेश प्रताप सिंह की पार्टी कर चुकी है। 1975 में जब उनका श्रीमती इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया गया भ्रष्टाचार के कारण, तब उन्होंने आपातकाल लगाकर बाकी विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में ठूंस कर वन नेशन वन पार्टी बनाने का
जो है कुकृत्य किया था, लेकिन उस कुकृत्य को इस देश की जनता ने नकार दिया। तो इस देश में तानाशाही श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाई, इस देश में वन नेशन वन पार्टी बनाने का प्रयास श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। तो इस देश के लोगों को सजीव लोकतंत्र को सशक्त करने के प्रयास में हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। उसके लिए कमेटी गठित की, आपकी जितनी आपत्तियां हैं वहां दर्ज कराइए ना। आपको तो अवसर दिया था कि आप कमेटी के भीतर बैठकर बात कीजिए, लेकिन आप कमेटी छोड़कर इसलिए क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी का फोन आया होगा कि अधीर बाबू हम आपको तो जो है इंडी अलायंस की बैठक तक पे नहीं बुला रहे हैं, और आप जो है उस बैठक पे कहां चले जाएंगे, इतनी बड़ी कमेटी में कहां चले जाएंगे। तो अधीर रंजन चौधरी जी का आए दिन जो अपमान किया जा रहा है उनकी पार्टी में, आपको बड़ी चिंता है उनके अपमान की कि बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ जो है तमाम उन्होंने जैसे ही जिस दिन से हाईकोर्ट गए। वाह 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 प्रेम जी, इतना भी प्रेम न रखिए अधीर बाबू से, कितनी चिंता होती है आप लोगों को उनकी। नहीं मुझे बताइए अंजना जी, अंजना जी आप मुझे बताइए ना, आप तो जानकार पत्रकार हैं, इंडी अलायंस की किस बैठक में निमंत्रित हुए? लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन जो है, अच्छा वो कब बुलाए गए? ठीक है, आपके पास भेजेंगे और अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद इंडिया वाले आपके पास भेजेंगे, बीजेपी डिसाइड करेगी किसको बुलाना है। अब कहा नहीं बिल्कुल नहीं, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको हम निमंत्रण दे देंगे तो उनको डांट के इस्तीफा दिलवा दिया जाएगा। वो देख रहे हैं बेचारे उनकी मजबूरी को, अधीर रंजन चौधरी को अपमानित करने की जो अधीरता कांग्रेस पार्टी में है, उसको जो है पूरा देश देख रहा है कि उनको लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पे बोलने तक नहीं दिया जाता। और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी उनको भारतीय जनता पार्टी के समय में से समय देते हैं। ठीक है, फिर भी ठीक है, अखिलेश जी को उसमें जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद ही जैस्मिन जी के पास में जा पाऊंगी। अखिलेश जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी को बुला लिया इसलिए आपने उनको बैकआउट करा दिया क्या? बृजमोहन जी इसके बाद आऊंगी सर। देखिए सबको पता है कि हमारे दो के अलावा बीजेपी में क्या किसकी हैसियत है। कैमरे तक में नहीं कोई आ सकता है। 26 जनवरी की परेड में भी उसके रक्षा मंत्री होते हैं उनके साथ भी क्या सलूक होता है, किसी और के साथ भी क्या सलूक होता है, बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। इस तरह के स्वभाव को पूरा हिंदुस्तान जानता है, बीजेपी के जो तानाशाही स्वभाव है, भ्रष्टाचार, मित्रों का भ्रष्टाचार चरम पे है। दुनिया में हिंदुस्तान का बदनामी हो रही है। 7 लाख लोग और 3 लाख लोग, 2 नंबर पे इनकी सीएजी ने बताइए, 2 मोबाइल नंबरों पे 10 लाख लोगों ने आयुष का पैसा निकाल लिया। 5 लाख रुपए निकलते हैं एक से, 10 लाख लोग निकाला, बताइए कितने लाख करोड़ हुए? 4 लाख भी पर एवरेज रख लीजिए, 4 लाख करोड़ रुपए हुए। ये भ्रष्टाचार इनकी सीएजी बता रही है। 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की सड़क का पेमेंट 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर कर रहे हैं। पूरे देश में सड़कों के जाल में कितना बड़ा घोटाला है, ये इनकी की सीएजी बता रही है। अयोध्या राम मंदिर के, पवित्र राम मंदिर के काम में किस प्रकार का भ्रष्टाचार, लूट खसोट इनकी सीएजी और तमाम एजेंसियों ने बताया है। ठीक है, तो ये इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन लोग समझ गए हैं। बृजमोहन जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले जैस्मिन शाह साहब, अब आप तो प्रवक्ता ही आम आदमी पार्टी के, आप ही समझाइए, 1 नेशन 20 इलेक्शन, ये कौन सा कॉन्सेप्ट? मतलब खाली नेतागिरी इस देश में होते रहे, चुनाव होते रहे, जनता के रिसोर्सेज उसमें फूके जाए। आपको पता है एक चुनाव कराने में टैक्स पेयर का कितना पैसा जाता है? अन्ना जी आप ही बता दीजिए, फिर मैं अपना जवाब देता हूं। एक लोकसभा चुनाव कराने में देश का कितना पैसा जाता है? म्यूट तो नहीं किया हुआ है आपने? जी नहीं, बोलिए म्यूट तो नहीं है, बोलिए बोलिए। हाँ मेरी आवाज आ रही है? अंजना जी मुझे पहले यही कहना है कि भाजपा के प्रवक्ताओं को सुनकर मुझे दया भी आती है और हंसी भी आती है। मतलब ऐसा प्रस्ताव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ऐसा प्रस्ताव है जिसका ना सर है ना पैर है। इस पे कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई पेपर नहीं है जो इस कमेटी के पास गया हो। फिर भी आज ये लोग छाती ठोक ठोक कर, थालियां पीट पीट कर कह रहे हैं कि अरे इससे तो देश का मास्टर स्ट्रोक है, ये तो एक ऐसा बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि जिससे देश की सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। मतलब चलिए आप मानते हैं आपने अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है, लेकिन देश अनपढ़ नहीं है। देश सुलझा हुआ, देश का वोटर सुलझा हुआ व्यक्ति है।
और जिस समय आम आदमी की इतनी सारी दिक्कतें हैं, महंगाई की दिक्कत है, एजुकेशन की दिक्कत है, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था कि पहले वन नेशन वन एजुकेशन तो हासिल कर दीजिए। 9 साल बीत गए। अंजना जी, आपके दर्शकों को नहीं पता होगा, देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। 10 लाख सरकारी स्कूल। हम कहते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। जो शिक्षा की क्वालिटी अंडानी और अंबानी के बच्चों को मिलती है, वो सारे मेरे 10 लाख सरकारी स्कूल के बच्चों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसमें मोदी जी कब बोलेंगे? नहीं बोलते हैं। देश में 15,000 सरकारी अस्पताल हैं, कम है लेकिन 15,000 सरकारी अस्पताल है। वन नेशन वन हेल्थ पे क्या राय है इनकी? इस पे कमेटी क्यों नहीं बिठाएंगे? 9 साल तो बीत गए ना। ऐसे बनाएंगे आप भारत को विश्व गुरु? अब ये वन नेशन वन पोल, वन नेशन वन पोल, जिसका ना सर है ना पैर है, मैं उनको कहता हूं कि आपके पास कोई प्रस्ताव नहीं है तो आप किस चीज की दुहाई दे रहे हैं कि इससे सारी दिक्कतें ठीक हो जाएगी? और जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, अंजना जी, बहुत अहम बात है। देखिए, डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी इनबिल्ट है। अगर हर साल मैं इसी पे आ रहा हूं कि अगर हर साल आपके ढेरों राज्यों में और अगर आप देखें आज देश में क्या हो रहा है, इतने सारे राज्य हैं, 20 राज्य हैं, 20 राज्यों 28 राज्य, उसके चुनाव होते हैं, फिर उसमें लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, कॉर्पोरेशन है, पंचायत। ये एक अकाउंटेबिलिटी का इनहेरेंट मैकेनिज्म है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी तभी तो इतनी इफेक्टिव है, जिसके तहत भारत ने आज इतनी प्रगति कर दी है। चंद्रयान 3 तक हमने मून में लैंड करा दिया। आप कह रहे हैं कि ये पूरी प्रणाली बेकार है। मतलब कुछ तो अपनी, मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप अपनी बेवकूफी का इसका केवल एक प्रतीक दे रहे हैं जनता को कि अगर आपको आज लगता है कि देश में और कोई मुद्दा नहीं है, आम आदमी के मन में और कोई टेंशन नहीं है, उसको महंगाई की नहीं पड़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं पड़ी है, शिक्षा स्वास्थ्य की बेहाल जो व्यवस्था है उसकी नहीं पड़ी है, केवल वन नेशन वन इलेक्शन से ही सारी दिक्कतें ठीक हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से मोदी जी ने, साफ हो गया कि मोदी जी ने मन बना लिया है। अब देश उनको वोट नहीं देने वाला है। जितना कम सामना करे देश के वोटर का उतना बेहतर है, इसलिए वन नेशन वन पोल लाया गया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ जैस्मिन जी, जो दूसरा मेरा लीडिंग प्रश्न था इससे, 2018 में जस्टिस BS चौहान के नेतृत्व में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि देश के पैसे का खर्च, प्रशासनिक खर्च, सेना की जो तैनाती CRPF की होती है, इन सब का खर्च कम करने के लिए और देश को हमेशा इलेक्शन मोड से बचाने के लिए अगर एक साथ लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव के लिए प्रक्रिया की शुरुआत की जाए कुछ संशोधनों के साथ देश के संविधान में, तो ये किया जा सकता है। ये एक बहुत गंभीर टॉपिक है। कोई ये नहीं कह रहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं इसका उत्तर देता हूं। लेकिन वक्त वक्त पर तमाम राजनेताओं ने भी इसका समर्थन किया है। हमेशा देश चुनावी मोड में रहता है। एक आप देखिए, इस साल में 9 चुनाव देश के, 5 अभी बाकी हैं। नेता मंत्री खाली चुनावी प्रचार में ही जुटे रहते हैं। तो हम चुनाव से क्यों डरते हैं? अंजना जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, बस केवल एक प्रश्न रखना चाहूंगा। हाँ। ये पता नहीं कुछ भी आंकड़े कह देते हैं भाजपा के प्रवक्ता, मैं आधिकारिक आंकड़ा बताता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फिगर्स के अनुसार 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, उस पे सरकार ने 10,000 करोड़ खर्च किया। 10,000 करोड़ खर्च किया। अब आप एक साथ अगर सारे राज्य के भी चुनाव करा दो तो एडिशनल खर्चा तो होगा ही। आम आदमी पार्टी का अनुमान है कि वन नेशन वन इलेक्शन से आप 5,000 करोड़ बचा देंगे 5 साल में। देश का सालाना बजट कितना है? 30 लाख करोड़। 30 लाख करोड़ एक जगह पे और 5,000 करोड़ एक जगह पे। आपने पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने, आपको पता है कितना देश का कर्जा बढ़ाया है? 100 लाख करोड़ का कर्जा मोदी जी ने देश पे डाला है। और अब कह रहे हैं कि नहीं, हम 5,000 करोड़ बचा के देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अनपढ़ों की जमात है, इनको देश की कोई परवाह नहीं है, कोई भी शगुफा छोड़ देते हैं। मैं सिंपल सवाल पूछता हूं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में ये संभव ही नहीं है। अगर आपकी 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टी में से किसी को बहुमत नहीं मिली इलेक्शन के बाद, तो आप क्या करेंगे? 5 साल प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, वापस इलेक्शन नहीं कराएंगे? इनके पास कोई आंसर नहीं है। आप इनसे कोई भी सवाल पूछ लीजिए, इसकी बारीकी के ऊपर कुछ भी सवाल पूछ लीजिए, इनको कोई अता पता नहीं है। इनको बोला गया ऊपर से कि आज इस पे छाती ठोक के बोलते रहो वन नेशन वन पोल, वन नेशन वन पोल। कोई इनके पास रोड मैप नहीं है। और भारत की महंगाई, ठीक है, जो गंभीरता पे आप सवाल उठा रहे हैं वही पूछते हैं ब्रिजमोहन जी से। ब्रिजमोहन जी, उस पे उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ब्रिजमोहन जी, आप तो नए बीजेपी के सपोर्टर हुए, मुझे नहीं पता आप कितना इनका समझ। बहुत अभद्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग हुआ है, मुझे लगता है रेखांकित करना आवश्यक है। और इस तरह के अभद्रतापूर्ण शब्दों की अगर आप इजाजत दे रही है तो मैं भी शुरू करता हूं थोड़ी देर में। किस शब्द पे आपको आपत्ति है? बेवकूफ, बारंबार बेवकूफाना, अनपढ़,
जैस्मिन जी, मैं विपक्ष आपसे के भी सारे निवेदन लोग करती हूँ अनपढ़। और चारों प्रवक्ताओं से निवेदन करती हूँ इस तरह के भाषा शब्दों की को मैं मर्यादा शुरू करता हूँ, रखेंगे, इसके बाद में प्रयोग। तो फिर वो भी अगर आपके लिए इस्तेमाल करेंगे, आपके नेता के लिए करेंगे, आपको उतना ही बुरा लगेगा। इसलिए बचने का एक ही तरीका है कि अपने अपने शब्दों पे संयम रखें, कहने से अपने किसी की अपने नौकरी शब्दों जा पे रही है संयम तो रखें। मतलब तो दिक्कत है ना। ब्रिजमोहन जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि देखिए, क्या गंभीरता को लेकर जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं वो जरूरी नहीं है? एक दिन पहले खबर आती है कि बिल आ रहा है, फिर एक कमेटी बनाई जाती है, अगले दिन, अगली सुबह, ये थर्सडे रात को खबर आती है। अवसर देंगी अंजना जी, क्योंकि बार बार अनपढ़ पर टिके हुए हैं। मैं इस जोहला काउंसिल के सदर के संदर्भ में थोड़ा बोलना चाहूंगा। ठीक है, आप बोल लीजिए प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद ब्रिजमोहन जी आ रही हूँ आपके पास। देखिए, गंभीरता पर तो सवाल पूछे ही जाएंगे प्रेम शुक्ला जी। थर्सडे को शाम में खबर आती है 6 बजे की बिल आएगा विशेष सत्र में सूत्रों से, उसके बाद अगले दिन कमेटी बन जाती है, एक तरह से मुहर उस खबर पर लगती है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ ये कोविंद, अति पढ़े लिखे लोग जो हैं, हाँ। इनकी अनपढ़ता का ये सबसे बड़ा सबूत है। 1952 में जब चुनाव हुए थे तो विधानसभाओं लोकसभाओं के चुनाव साथ हुए थे कि नहीं? वो मॉडल था कि नहीं था? वो मॉडल था कि नहीं था? 62 में मॉडल था कि नहीं था? 57 में मॉडल था कि नहीं था? लॉ कमीशन ने जब आपने जीवन रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट आपने पढ़ी है क्या? बीच में कमेटी की रिपोर्ट आपने पढ़ी है क्या? आवाज नीचे कीजिए। तो आप क्या क्या पढ़ के आए मुझे बताइए जरा। जीवन रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट 99 आपने पढ़ी है? पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन 2015 आपने पढ़ी है? आप बताइए, पार्लियामेंट्री कमेटी के 2018 के रिकमेंडेशन आपने पढ़े हैं? जैस्मिन जी, एक बार जवाब दीजिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत गंभीर रिपोर्ट है, क्या आपने पढ़ी है इन रिपोर्ट्स को? क्या कहा गया है? कमीशन की रिपोर्ट भी पढ़ी है मैंने। क्या कहा है जस्टिस चौहान ने? जैस्मिन जी, जस्टिस चौहान ने क्या कहा है 2018 के लॉ कमीशन की रिपोर्ट? पूछता हूँ कि एक सवाल नहीं तो 120 पन्ने की रिपोर्ट में पढ़ना, मतलब आप चाहती है कि मैं 120 पन्ने की रिपोर्ट पढ़ लूं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछ लीजिए। मान के चलिए कि 3 पार्टियां, नहीं मोटे तौर पे मैं कह रहा हूं कि ये इम्पॉसिबल है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में काम ही नहीं कर सकता, और मेरा एक सवाल का जवाब इनसे ले लीजिए ना, तो फिर मैं मानूं कि इसमें कुछ दम है। मैं केवल ये पूछ रहा हूं प्रेम जी प्लीज, बीच में नहीं, प्रेम जी तो बताइए अपनी बारी में। आई एम सॉरी। हाँ, जैस्मिन शाह, अंजना जी, मेरा सवाल है कि 3 पार्टियों में से अगर किसी को बहुमत नहीं मिलती है, हमारे देश में कई बार हुआ है कि 3 पार्टियां चुनाव लड़ती है, किसी को बहुमत नहीं मिली तो सरकार किसकी बनेगी? पूछ लीजिए इनसे कि अब इलेक्शन कैसे काम करेगा। ठीक है, अब जवाब सुनिए। जवाब ऐसा बारंबार हुआ है इस देश में, क्योंकि जो नए पढ़े लिखे लोग जो हैं इस देश में, ऐसा कई बार हुआ है। विधानसभा अबेंस में अवसर दिया जाता है। कोई विधानसभा है ना, आप बता रहा हूं ना, उत्तर प्रदेश में, आपको उदाहरण दे रहा हूं, समझ लीजिए जरा, पढ़ लिख कर आइए। 1996 में उत्तर प्रदेश में स्थिति हुई, विधानसभा अबेंस में गई। 2002 में हुई स्थिति उत्तर प्रदेश में, सपा बसपा भाजपा किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली, अबेंस में गई, बाद में ऐसी स्थिति बनी और सरकार बनी, वहां मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने और विधानसभा का कार्यकाल पूरा हुआ। चुनाव तभी तो दोबारा होता है जब बहुमत उसके लिए जो है व्यवस्था बनी है भाई इस देश में, अभी वर्तमान व्यवस्था में भी उसके लिए लीजिए। अब आप अजीब बात कर रहे हैं, मैंने अब आपको उत्तर दिया तो यहाँ वहां दौड़ रहे हैं आप। अवसर दिया जाता है उसके लिए। आज भी अगर ऐसी स्थिति कल दिल्ली में हो जाए तो स्थिति में विधानसभा चली जाएगी, कुछ दिन के लिए प्रेसिडेंट रूल रहेगा, फिर लोग आपस में तय करके बनाकर सरकार आएंगे। आपकी इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। तो ऐसे में सरकारें गिरेंगी अगर राज्यों में, तो राष्ट्रपति शासन, एक सेकंड आ रही हूँ, राष्ट्रपति शासन अगर लगता है प्रेम शुक्ला जी, तो जाहिर तौर पर सेंटर को इसका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उनके हाथों में कमान आ जाएगी। नहीं, उसके लिए देखिए, इसीलिए देखिए कमेटी क्यों बनाई गई है, इसकी वैकल्पिक योजनाएं, प्रस्ताव, सांविधिक और क्या प्रक्रिया बनाई जा सकती है, इसी के लिए कमेटी बनाई गठित की गई है कि इस पे हम अगर जो है और सांविधिक विधिक हमारा क्या मार्ग होगा अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती। देखिए 1959 तक तो कोई सरकार आज तक गिराई नहीं गई थी। पहली बार जब 356 लगाया गया, आपको याद कीजिए 1959 में, केरल में 1957 से केरल में नंबूदिरीपाद की सरकार आई, 59 में जो है नेहरू जी ने गिरा दिया, वो इलेक्शन 62 तक गया। हाँ, अब ऐसी स्थिति ना आने पाए, इस पर क्या उपाय हो सकता है, ये चर्चा का विषय है। ये सब बातें तो कमेटी में डिसाइड होंगी। 57, 59, 62। ठीक है, ये कमेटी में डिसाइड होंगे। मैं आ रही हूँ अखिलेश जी, एक बार ब्रिजमोहन जी से मुझे एक रिएक्शन ले लीजिए। ब्रिजमोहन जी, गंभीरता, आप तो नए बीजेपी को डिफेंड करने के लिए आना शुरू किया आपने, देखते हैं आप कितनी ताकतवर तरीके से डिफेंड कर पाते हैं। मामला बहुत गंभीर है,
पिछली बार भी 2018-19 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंडेशन दिया, शगुफा छोड़ा गया, बातें हुई, देश की संसद तक पहुंची, तमाम पार्टियों से पूछा गया और लगा कि अब तो एक देश एक चुनाव आ ही जाएगा। फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर अब जब चुनाव में 6 महीने बचे हैं तब आप एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, तो नियत पर तो शक किया ही जाएगा। 4.5 महीने तक ये तो बहुत बड़ा फैसला है ना। 4 साल तक आपने कुछ नहीं किया, उसके बाद अचानक चुनाव जब 4 राज्यों के आए हैं जहां पर आपको लग रहा है कि कांटे की टक्कर हो सकती है, तो फिर आप वहां पर ये शगुफा छोड़ रहे हैं। क्या गंभीरता है? अभी विशेष सत्र बुलाया जाता है, बहुत सस्पेक्ट तरीके से पूरे चीज को प्ले आउट किया जा रहा है ना। क्रोनोलॉजी समझिए, पहले विशेष सत्र का आह्वान, उसके बाद से अगले दिन कमेटी बनाई जाती है। अंजना जी देखिए, इसको शगुफा कहना तो शायद बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इस पे चर्चा ऐसा नहीं है कि कोई नई चर्चा हो रही है। आप मुझे एक बात बताइए, आज अभी 6 महीने बाद चूंकि चुनाव होना है तो ये कहा जा सकता है कि 6 महीने पहले बात कर रहे हैं। अब अगर यही होता कि 2019 के तत्काल सरकार, नई सरकार बनने के गठन के बाद अगर उस समय ये फैसला होता तो ये कहा जाता कि चूंकि 5 साल बाद चुनाव होना है, इसलिए उसके पहले तैयारी इसलिए शुरू कर दी गई है कि चुनाव अगले ढंग से नए सिरे से हो। तो मेरा कहना यह है कि किसी भी देश में अगर हम आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचेंगे, देखिए 1 अरब 40 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें किसी भी सरकार को नए ढंग से सोचना ही होगा। और नए ढंग से सोचने का मतलब यह है कि उसके लिए एक हमारी संसदीय प्रणाली है जिसका भी सभी लोग जिक्र कर रहे हैं और उसका सम्मान देश के सभी लोग करते हैं। उसी को ध्यान में रख के कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी सारे लोगों से जानकारी लेगी, जितने स्टेक होल्डर है, और इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो मतदाता है, क्योंकि ये मतदाता के हित के लिए बात हो रही है। तो उनसे जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। इस बात को मतदाता से सरकार डायरेक्टली बात थोड़ी कर सकती है ब्रिजमोहन जी। चुने हुए सांसद भी उनके प्रतिनिधि बनकर बातचीत करेंगे ना। से बात होगी ना। और प्रेम शुक्ला जी, अगर अखिलेश बाबू की पार्टी के नेता, अखिलेश बाबू की पार्टी के नेता ही आने को तैयार नहीं है तो फिर कमेटी, तो फिर बीजेपी के अपॉइंटेड लोग, बीजेपी के अपॉइंटेड, एक सेकंड ब्रिजमोहन जी, तमाम नेता, ऐसे में एक तरफा फैसला नहीं हो सकता है क्या? अखिलेश जी पहले बोले फिर इसका जवाब दीजिएगा। अखिलेश बाबू, ये कोई अचानक से ये सरकार लेकर नहीं आ रही है। पहली बात तो बीजेपी अपॉइंटेड नहीं, गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी। 3 महत्वपूर्ण करेक्शन नोटेड, करेक्शन नोटेड कर दिया बातें। अखिलेश जी, ये सुनिए, इससे पहले भी आता रहा है, लॉ कमीशन से इससे पहले भी इस पर रिकमेंडेशंस दी हैं, इस पर चर्चाएं होती रही हैं। अब ऐसे वक्त पर अधीर बाबू का निकल जाना क्या और भी सुनिश्चित नहीं करता है कि एक तरफा रिपोर्ट आएगी इस पर? देखिए, 3 महत्वपूर्ण बातें यहां उठ के सामने आई। पहला कि खर्चा बचेगा। अरे भैया, तुम अपने मित्रों का 20 लाख करोड़ रुपया माफ कर दे रहे हो, कई लाख करोड़ रुपए लेके भाग जा रहे हैं। उसमें से एक भगोड़ा दिख रहा है पार्टी मनाते हुए लंदन में। तो ये तो बहाने छोड़ दो कि खर्चे कंट्रोल हो जाएंगे। 8,500 करोड़ का जहाज जरूरी है और पता नहीं क्या क्या जरूरी है, ये दलील तो बंद कर दो। दूसरी बात, आप कहते हो कि हम लोकतांत्रिक तरीके से बात कर रहे हैं। एलओपी हैं खड़गे साहब, सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, उनसे तक जानकारी तक नहीं दी, बात तक नहीं की, कमेटी तक में नहीं रखा। और आप कह रहे हो कि सबसे रायशुमारी करके अपने आप एक तरफा निर्णय कर लेते हो, फिर कहते हो हमने निर्णय कर लिया, आप लोग इसमें सहयोग करिए। ये कहां का लोकतंत्र है? क्योंकि आप तानाशाही प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, आप इस तरह की बातों में आना चाहते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि नेहरू जी के समय कांग्रेस के नेता अधीर बाबू है, इससे क्या दिक्कत है आपको अखिलेश जी? अरे हमें आप पहले कंसर्न तो करते। नहीं, अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया ना, तब मैंने ये प्रश्न किया। मैंने पहले किया भी नहीं था। वही मैं कह रहा हूं, बाबू लोकसभा में नेता है कांग्रेस पार्टी के। अरे अब सुनिए, आपका तर्क बड़ा कमजोर है। हमने कहा कि आप अगर लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो विपक्षियों से रायशुमारी के बाद आप ये कुछ करते। आप तो पहले आदेश जारी करते हैं, फिर कहते हैं अब आओ साथ में। हमेशा आपने यही किया है। लोकसभा या संसद 2 पक्ष है, पक्ष और विपक्ष मिलकर संसद बनती है। यह नागपुर घराना नहीं है कि आपने निर्णय ले लिया और आप लोग अब आइए। तीसरी बात, नेहरू जी के समय के चुनाव प्रक्रिया की बात कर, उस समय बाधित नहीं हुए थे, चक्र बाधित नहीं हुआ था चुनाव का। लेकिन 68-69 से विधानसभाओं का या और जगहों का चक्र बाधित होने लगा तो चुनाव बार बार होने पड़े, साथ नहीं हो पाए। अब फिर अभी भी चक्र बाधित हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी राज्य में हो सकता है, कभी देश में भी हो सकता है। हुआ ही अटल जी के समय, एक बार 13 दिन की, एक बार 13 महीने की, फिर 5 साल की चली। कभी लोग प्रीपोल खुद ही
प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चुनाव करा देते हैं। तो ये जो व्यवहारिकताएं हैं उससे भी फिट नहीं है। जो हमारा संवैधानिक ढांचा है, टेस्टेड है ये व्यवस्था पिछले 70 वर्षों से, टेस्टेड, एकदम मजबूत जिसे कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी, ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक, वो जो इतना मजबूत हमारा ढांचा है, अखिलेश जी उस मुहर पे लगा रहे हैं कर आप लोकतंत्र पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। अखिलेश जी आपने कहा ट्रोप को जाके देख लिया है, सबसे अच्छी व्यवस्था है। राहुल जी तो कहते हैं कि सब गड़बड़ हो गया देश में। हाँ, जो हमारी व्यवस्था है लेकिन हाईजैक कर रही है, यही तो हाईजैकिंग है। आपने कमेटी घोषित कर दी, पूछा किसी से? भाई तो नियत के ऊपर है, जवाब दीजिए। व्यक्ति के ऊपर है। कृषि बिल लाए तो भी किसी से नहीं पूछा। तो ये जो नियत है ना, व्यक्ति जो बैठा है उसका नियत मत होता, उसकी नियत हो गया। विश्वास ही नहीं है। इस तथ्य और सत्य को इस देश को भली भांति ज्ञान है कि इस देश में सर्वाधिक चुनाव चक्र को तोड़ा किसने? पंडित नेहरू की तानाशाही ने नंबूदिरीपाद की सरकार गिराने के बाद। विधानसभा चुनाव के चक्र टूटे क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने 92 राज्यों विधानसभाओं को जिनको बहुमत था बर्खास्त किया। 56 बार अकेले इंदिरा गांधी ने बर्खास्त किया। कब तक उनकी कहानी सुनाते रहिएगा सर? और उसके बाद लगातार इलेक्शन पे भी आप उनकी कहानी सुना रहे हैं। व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हाँ, बता रहा हूँ उनकी कहानी उसी कारण चक्र क्यों टूटा मुझे बताइए ना। आप भारत के लोकतांत्रिक चुनावी इतिहास में बताइए ना चक्र कैसे टूटा पहली बार? क्योंकि श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तानाशाही पर आमादा थे और फिरोज गांधी ने कांग्रेस की बैठक में कहा कि ये हिटलरशाही है। नेहरू जी के इस नीति पर इंदिरा गांधी को, चूंकि उसमें कांग्रेस की अध्यक्षता थी, उनके पति फिरोज गांधी ने हिटलर इसी मुद्दे पे कहा और 92 सरकारें इस तरह गिराई गई और चुनावी चक्र को बिगाड़ा गया। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी सीरियसनेस को देश स्वीकार ले। चलिए, बातों में इधर से उधर उलझकर पूरा मामला चला गया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, लेकिन कमेटी अपना काम कर रही है और इसलिए आपने देखा हमने आज ये बहस रखी क्योंकि वहां पर काफी एक्टिविटीज को लेकर हो रही है। 18 से 22 तक विशेष सत्र देश की संसद का होना है। क्या वहां पर ये मुद्दा फिर से उठता है चर्चा के लिए? नजर रहेगी। आप देखते रहिए आज तक।